हेलो बच्चों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। इसमें हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। और इसी तरह मैं साइंस के सारे चैप्टर्स का वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको सेंड करूंगा। मैथमेटिक्स का, उसके बाद पूरा का पूरा एसएसटी का, इन सारे चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। बट फिलहाल पावर शेयरिंग, चलिए सबसे पहले बात करते हैं पावर और शेयरिंग। यहाँ फिजिक्स वगैरह के टर्म्स में नहीं देखेंगे। यहाँ पे पावर का मतलब है पॉलिटिकल पावर, ठीक है। अब बोलेंगे सर पॉलिटिकल पावर, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे के पास पॉलिटिकल पावर है। यहाँ के एमएलए, एमपी, यहाँ के हेडमैन, यहाँ पे म्यूनसिपालिटी वाले जो मेंबर्स होते हैं उनके पास पावर है, वो सड़क बनवा देते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए स्कीम लाते हैं, ठीक है। तो वो स्कीम वगैरह ला रहे हैं, उनके पास मीन्स पैसे हैं, पावर है, वो जो कहते हैं वो होता है। तो इसका मतलब है उनके पास पावर है। और उस पावर को क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। और क्या ये शेयरिंग ज़रूरी है? क्या पावर शेयर करना जरूरी है? बिल्कुल। आप सोचिए कि इंडिया कितना बड़ा कंट्री है, अगर यहाँ पे पावर को शेयर नहीं किया जाएगा तो फिर इंडिया को गवर्न करना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री। आप खुद सोचिए ना, आप स्कूल में रहते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या वहाँ पे एक ही टीचर होते हैं जो सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, या फिर वहाँ भी काम को बांटा जाता है कि आप ये काम को करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। तो हर जगह पे चीज़ों को शेयर करना होता है ताकि वो सही तरीके से एक सही वे में चल सके। हम लोग इसमें यही पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें ओवरव्यू का, मीन्स इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पावर शेयरिंग से रिलेटेड चीज़ पढ़ने को मिलेगा कि भाई पावर शेयरिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये कंट्री के लिए यूज़फुल है, नहीं है, वो सारा कुछ दिया हुआ है। लेकिन अब हम इस चैप्टर को बिगिन करेंगे और अच्छे से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। देखिए, पावर शेयरिंग को समझने के लिए हम लोग दो कंट्री का एग्जांपल लेंगे, बेल्जियम का एंड श्रीलंका का, ठीक है। श्रीलंका तो जान रहे हैं आप, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। बात करते हैं, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है ना बच्चा, एक छोटा सा देश है यूरोप का, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा, और इसका एरिया जो है ना वो हरियाणा से भी कम है। इट हैज़ बॉर्डर्स विथ फ्रांस, इसका बॉर्डर किससे मिलता है? फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ये सबसे बॉर्डर है। मतलब ये नेबरिंग कंट्री, जैसे हमारा जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, ये सब है उस तरीके से। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, इसका पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, लगभग ये हरियाणा के पॉपुलेशन का आधा है। द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ का जो इथनिक कंपोजिशन है ना बच्चा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। अब बोलोगे सर इथनिक कंपोजिशन क्या होता है? तो देखो, इथनिक मतलब जातीय संरचना, मतलब अब बोलोगे सर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कास्टिज्म है? नहीं, ये सिर्फ इंडिया में है। ये जो कास्ट वाला सिस्टम है ना, ये इंडिया में है, बाकी जगहों पे कास्टिज्म नहीं। लेकिन हाँ, इथनिक ग्रुप कहने का मतलब है कि देखो, जैसे सपोज दैट पंजाब में जाओगे तो लोग पंजाबी बोलते हैं, तो उनका इथनिक ग्रुप क्या हुआ? पंजाबी। अगर हम चले जाएं बंगाल में तो वहाँ लोग बंगाली बोलते हैं, उनका इथनिक ग्रुप क्या हो गया? बंगाली। उस तरीके से तो लिखा है इथनिक ग्रुप जो है ना वहाँ का, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कैसे? तो देखो, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। देखो, यहाँ पे 59% लोग जो है ना वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश रीजन मैं बता रहा हूँ तुरंत, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और वो क्या बोलते हैं? तो वो डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज। समझो, 59% लोग वहाँ पे डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन, जबकि वहाँ के 40% लोग जो हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं एंड स्पीक फ्रेंच, और वो फ्रेंच बोलते हैं बच्चा। 40% फ्रेंच बोलते हैं, 59% डच बोलते हैं। लिखा है रिमेनिंग 1%। अब बोलोगे सर 1% तो बच गया ना? तो बिल्कुल, 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक्स जर्मन, जबकि 1% बच्चा जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, अगर वहाँ की कैपिटल का बात करें, ब्रसेल्स का, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, वहाँ उल्टा कहानी है। अभी देखो, ओवरऑल कंट्री में सबसे ज़्यादा कौन था? डच बोलने वाले 59%, जबकि 40% थे फ्रेंच बोलने वाले, वो वहाँ पे मतलब डोमिनेट कर रहा था डच। लेकिन कैपिटल में अलग कंडीशन है। कैपिटल में क्या है? 80% जो है ना बच्चा वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% बोलते हैं डच। मतलब ऐसे समझो कि सपोज दैट मैं दो रिलीजन को लेता हूँ, हिंदू को और मुस्लिम्स को। तो सबसे, अब इंडिया का बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदूज़ है, ठीक है। अब लेकिन अगर दिल्ली का बात करें जो कि इसका कैपिटल है, तो पता चल रहा है कि उस कैपिटल में, उस कैपिटल का जो रीजन है वहाँ पे ज़्यादा कौन है? तो वहाँ पे ज़्यादा है मुस्लिम और वहाँ हिंदू कम है, ठीक है। ऐसे कहने का मतलब ये है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया, ओके।
द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। लेकिन जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, क्योंकि वो तो कम है ना, कंट्री में 59% डच है, 40% जो है सो फ्रेंच है, लेकिन वो लोग बच्चा वो रिच है, वो अमीर है, वो पावरफुल है, वो पैसे से पावरफुल है, और ऐसे भी पैसे हैं तो पावर तो होंगे ही। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वहाँ के डच वाले लोगों को। क्यों होता है प्रॉब्लम भाई? तो रीज़न है कि भाई उनके पास उतना पावर नहीं है, पैसे नहीं है, तो दिक्कत तो होगा ना। डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लैटर। लेकिन अब उनका कंडीशन थोड़ा बेहतर है, एजुकेशन में भी ठीक कर रहे हैं। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960। इसके कारण ना थोड़ा उनके बीच में तनाव पैदा हुआ, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर के, पावर्स वगैरह को लेकर के थोड़ा तनाव पैदा हुआ 1950 से 1960 के बीच में। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स, है ना, और ये समस्या और भी जगहों पे था, थोड़ा कम था ब्रसेल्स में। ब्रसेल प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड ए मेजॉरिटी इन द कंट्री बट इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल। कहने का मतलब है कि ऐसे ओवरऑल कंट्री में तो डच ज़्यादा है 59%, फ्रेंच 40%, लेकिन जो कैपिटल रीजन है ना, जो ब्रसेल्स है, वहाँ पे उल्टा हो गया। डच वहाँ पे कम हो गए हैं 20% और वहाँ पे फ्रेंच हो गया है 80%। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अदर कंट्री का। श्रीलंका को भी तो पढ़ना है ना। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब हम लोग दूसरे कंट्री से इसको कंपेयर करते हैं। श्रीलंका क्या है भाई? आइलैंड है, इंडिया के मैप के साथ हमेशा देखा जाता है साउथ में, ठीक है, तमिलनाडु से फ्यू किलोमीटर्स अवे, यस। अब यहाँ पे लिखा है श्रीलंका जो है आइलैंड है, आइलैंड नेशन है। आइलैंड समझ रहे हो, जिसके वो सराउंडेड होता है चारों तरफ से वाटर से। जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। इसका आबादी 2 करोड़ है, पॉपुलेशन 2 करोड़ श्रीलंका का। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, लगभग वो हरियाणा के पॉपुलेशन के बराबर है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका जो है ना, उसका पॉपुलेशन डाइवर्स है, ठीक है, वहाँ भी डाइवर्सिटी है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर दी सिन्हले स्पीकर। वहाँ पे सिन्हले बोलने वाले लोग हैं जो कि 74% है बच्चा, डोमिनेट करता है सिन्हले बोलने वाले। एंड दी तमिल स्पीकर्स जो कि 18% है, 18% लोग जो हैं तमिल बोलते हैं। अमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब देखो तमिल भी फर्दर डिवाइडेड है, तमिल भी आगे बटा हुआ है। कैसे? तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। वहाँ पे जो नेटिव है, मतलब जो श्रीलंका के रहने वाले हैं, वो पहले से वहीं के थे, वो 13% है। थोड़ा सा एक मैप मैं दिखा दूँ, देखो ये जो बेल्जियम वाला है, बेल्जियम है, ये बेल्जियम का मैप है। इसमें बच्चा जो ये रेड वाला इलाका तुम्हें दिख रहा है ना, ये रेड वाला इलाका है वैलोनियन रीजन, ये वाला, जहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। किसका कॉन्सेंट्रेशन है? फ्रेंच का, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का। जबकि ये जो थोड़ा सा येलोविश कलर में दिख रहा है ना, ठीक है, ऐसे ग्रीन दिख रहा है, ओके, तो ये वाला जो इलाका है, ये कौन सा इलाका है? तो ये है फ्लेमिश रीजन, मतलब यहाँ पे डच वाले लोगों का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और ये वाला जहाँ पे सर्कल किया हुआ ये वाला इलाका, ये छोटा सा इलाका, ये जो इलाका है ना, ये इसका कैपिटल है ब्रसेल, जहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा है 80% एंड 20% जो है वो क्या है? डच है, यस। अब क्या है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए बात को। तो अब बात करते हैं इस जगह पे। तो 13% जो तमिल है ना श्रीलंका में, 18% है टोटल, लेकिन 13% जो तमिल है बच्चा, वो क्या है? नेटिव है, मतलब वो वहीं पे रहने वाले, पहले से स्टार्टिंग से वहीं थे। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। लेकिन बाकी जो 5% है वो कैसे वहाँ पहुँचे? वो तमिल, वो इंडियन तमिल है, और वो पहुँचे कॉलोनियल पीरियड के समय, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो वो प्लांटेशन वर्कर के रूप में उन्हें ले जाते थे, काम करवाते थे, और उन्हें हम लोग इंडियन तमिल कहते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, आप मैप में देख सकते हो, ठीक है, मैप में दिखा दूँ, चलो आ जाओ मैप में। ये मैप है, ये श्रीलंका का मैप है, और इसमें बच्चे अच्छे से देख पा रहे होगे कि ये जो येलो वाला इलाका है ना, ये सिन्हले वाला है, मतलब 74% पॉपुलेशन वाला, जो सबसे ज़्यादा है सिन्हले स्पीकिंग लोग। उसके बाद जो श्रीलंकन तमिल है वो रेड वाला इलाका में दिख रहा है, और जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना बच्चा, ये ब्लैक वाला, ये वाला जो डार्क ब्लैक है, ये इंडियन तमिल का है। और इसमें जो पैचेस है ना, ये छोटे छोटे जो पैचेस बने, ब्लैक पैचेस, ये मुस्लिम का है, ये मुस्लिम का पॉपुलेशन यहाँ पे ब्लैक पैचेस के फॉर्म में दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फिर वापस उसी जगह पे।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो देखोगे ना कि जो श्रीलंकन तमिल है वो ज़्यादा, उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पे है, नॉर्थ में और ईस्ट में कंट्री का। मोस्ट ऑफ द सिन्हले स्पीकिंग पीपल, जबकि जो सिन्हले बोलने वाले लोग हैं ना वो बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्धिज्म है, उस रिलीजन को फॉलो करते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, जबकि तमिल का बात करोगे तो या तो वो हिंदू हैं या फिर वो मुस्लिम है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, जबकि 7% वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं। हु आर बोथ, और वो जो क्रिश्चियन है वो दोनों टाइप के हैं, तमिल भी हैं सिन्हले भी हैं। समझ में आ रहा है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब बताओ इस सिचुएशन में क्या होगा। इन बेल्जियम, तुम बेल्जियम में देखे जो डच कम्युनिटी था कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी, वो फायदा ले सकता था कि भाई 59% जो है वो डच हैं, ठीक है। बेल्जियम में 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। तो ये लोग अपनी संख्या का, डच वाले लोग फ़ायदा उठा सकते थे, हम लोग ज़्यादा हैं तो उन लोगों के ऊपर हावी हो जाते हैं, उनको ऑपरेस कर देते हैं। समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एंड फोर्सेज इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। वो जर्मन के ऊपर जो कि 1% ओनली बोलने वाले और फ्रेंच के ऊपर क्या कर सकते थे, अपने विल को इम्पोज कर सकते थे। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट, लेकिन इससे क्या होगा ना बच्चा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जैसे तुम ही सोचो ना, यहाँ का गवर्नमेंट अगर कोई एक रिलीजन के फेवर में काम करने लगे, सिर्फ एक रिलीजन दे, दूसरे को इग्नोर कर रहा है, वो बोल रहा है भैया हमारा भी कुछ कर दो, कुछ कर ही नहीं रहा, क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई हो जाएगा देश में, प्रॉब्लम हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर, दिस कुड लीड टू ए वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब इससे क्या होता है, पार्टीशन भी हो जाता है बच्चा, कंट्री टूट जाता है। अब लिखा है बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स। इन श्रीलंका द सिन्हले कम्युनिटी एंजॉय एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री। अब श्रीलंका का बात करें तो सिन्हले 74% ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, वो क्या कर सकते थे, माइनॉरिटी के ऊपर मतलब अपना ये कर देते ना, मतलब उसको ऑपरेस कर देते, हावी हो जाते, दिक्कत होगा ना इससे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दिस कंट्री। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन कंट्रीज़ में क्या हुआ, चलो समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में श्रीलंका जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। चलो हमारे देश के 1 साल के बाद। द लीडर्स ऑफ द सिन्हले कम्युनिटी साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट, और वो लोग डोमिनेट किए क्योंकि भाई मेजॉरिटी था, 74% ज़्यादा वोट पड़ा, उनका गवर्नमेंट बन गया बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी, मतलब अपने मेजॉरिटी के कारण वो अपना गवर्नमेंट बना लिए। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजिटोरियन मेजर टू इस्टेब्लिश सिन्हले सुप्रीमेसी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सिन्हले को सुप्रीम बना दिया, मतलब समझ रहे हो, उन्होंने जो वहाँ के तमिल लोग थे उनको ऑपरेस कर दिया और यहाँ पे पावरफुल कौन बन गया, सिन्हले। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अभी तो शुरू होता है, देखो होता क्या है वो समझो। इन 1946 एन एक्ट वाज पास्ड, उन्होंने एक एक्ट भी पास किया, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज सिन्हले एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने सिन्हले को क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ये तो बहुत गलत बात है ना, बताओ। अब तुम्ही को सपोज दैट पंजाबी में एग्जाम देना हो, पंजाबी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है और तुम्हें पंजाबी में एग्जाम देना है, तो शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उसका स्क्रिप्ट भी नहीं पता कि भाई पंजाबी में क कैसे होता है, ख कैसे होता है, ग कैसे होता है, एग्जाम कैसे लिखोगे, दिक्कत होगा ना। तो उन्होंने क्या किया कि सिन्हले को बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज। ये तो बहुत गलत बात है। दस डिसरिगार्डिंग तमिल, और तमिल को भाई मतलब इग्नोर ही किया। ठीक है, द गवर्नमेंट्स फॉलो प्रीफरेंशियल पॉलिसीज, मतलब किसी के मतलब कह सकते हो कि किसी के फेवर में काम करना शुरू कर दिए। दैट फेवर सिन्हले एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। ये जो सिन्हले वाले लोग थे ना, उनको गवर्नमेंट जॉब लेना ईजी हो गया, समझ रहे हो, यूनिवर्सिटी वगैरह में उनको जो है सो एडमिशन लेना है तो वो सब इजी हो गया। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द फॉस्टर बुद्धिज्म। दूसरी बात है, उन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया, इस रिलीजन को, जबकि हिंदुज़म को या फिर मुस्लिम्स को जो है सो उन्होंने ऑपरेस किया। लिखा है ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, ये चलते रहा, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो तमिल रहने वाले लोग थे, तमिल वाले लोग, उनको एलिनेशन फील होने लगा, बेगानापन, उनको लगने लगा कि भाई हमारा कंट्री और हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। बताओ, सारा कुछ भी जो भी फायदा मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा रहा है, वो सब सिन्हले के लिए किया जा रहा है क्योंकि सिन्हले का गवर्नमेंट है। अब बताओ, इस कंट्री में अगर किसी एक कम्युनिटी का गवर्नमेंट बन जाए तो उसी कम्युनिटी के लिए काम करे, बाकी कम्युनिटी को इग्नोर कर दे, ये तो गलत होगा ना। इससे देश में क्या होगा, लोगों को एलिनेशन फील होगा। एमंग द श्रीलंकन तमिल्स दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज led by the Buddhist Sinhale leaders are sensitive to their
लैंग्वेज एंड कल्चर, वो समझने लगे कि ये जो सिन्हले हैं ना, हमारे कल्चर को लेकर के, हमारे लैंग्वेज को लेकर के जरा सा भी सिंसियर नहीं है, कोई हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी। मतलब जॉब में या अपॉर्चुनिटी में हमेशा से उनको इग्नोर किया जा रहा है, एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट एज अ। अब इससे हुआ क्या बच्चा, हुआ क्या इससे, तो एज अ रिजल्ट इसमें क्या हुआ ना कि द रिलेशन बिटवीन द सिन्हले एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। ये जो रिलेशन था ना खराब होने लगा, सिन्हले और तमिल के बीच का जो रिलेशन था खराब होने लगा, प्रॉब्लम आने लगा। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये श्रीलंकन तमिल लोग क्या किया, खुद का पार्टी बनाया। प्रॉब्लम करोगे तो भैया कुछ तो करेंगे ना, पार्टी बनाया, स्ट्रगल किया, प्रोटेस्ट किया, है ना, हर जगह पे जाकर के प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बोला कि भैया आप सिन्हले को सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए हो, चलो तमिल को भी बनाओ, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। हम लोग एग्जाम कैसे देंगे, कैसे पास करेंगे, हमें तो वो लैंग्वेज आता ही नहीं। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन फिर से उनके चीज़ों को डिनाई कर दिया गया, नहीं माना गया। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इल्म। तो लास्ट में इन्होंने बोला कि काम करो, नहीं मानोगे, नहीं तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओगे, चलो पार्टीशन करो, बांटो श्रीलंका को, हमें अलग एरिया दे दो भैया, हमें अलग राज्य दे दो, हम अलग रहेंगे, हम एक अलग इल्म में मतलब अलग स्टेट में रहेंगे, हमें सेपरेट कर दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम हमारे लिए कुछ करते ही नहीं हो, कुछ है ही नहीं भाई हमारे लिए, हमारे जो कल्चर्स है या हमारे जॉब के लिए तुम कुछ कर ही छोड़ दो, हमें अलग एरिया दे दो ना, छोड़ दो, नहीं रहेंगे हम इसमें। इन नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, वो उस इलाके को मांगने लगे जहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, ठीक है। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। इससे क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, वो लोग अलग स्टेट भी देने को तैयार नहीं थे। अब इससे क्या हुआ, इट सून टर्न इनटू ए सिविल वॉर, यहाँ पे हो गया सिविल वॉर। ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चा, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर सिविल वॉर क्या होता है, बच्चा सिविल वॉर का मतलब है एक ही कंट्री में रहने वाले अलग अलग कम्युनिटी जब आपस में फाइट करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिविल वॉर। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, दोनों तरफ से मारा गया बच्चा, बहुत सारे लोग मारे गए, चाहे वो सिन्हले में से, चाहे जो है सो तमिल में से मारे गए लोग। मेनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री, कितने लोग तो भाग गया, देश छोड़ करके भाग गया, ठीक है, कि बाप रे यहाँ रहना मुश्किल है। एज रिफ्यूजी एंड मेनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड्स, बहुत लोगों का जीविका चला गया, काम धंधा पकड़े हुए थे बेचारा, अब देश छोड़ना पड़ा या फिर वहाँ पे काम छूट गया उनका। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक, जब इकोनॉमिक्स का बुक पढ़े होगा ना बच्चा, या फिर हम पढ़ाएंगे आने वाला वक्त में, तो अबाउट श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो देखोगे ना कि श्रीलंका इंडिया से आगे है, चाहे एजुकेशन में चाहे हेल्थ में आगे है बच्चा, ये आगे है। बट द सिविल वॉर हैज़ काउज ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। लेकिन ये जो सिविल वॉर हुआ ना वो बहुत नुकसान किया, लेकिन ये सब एंड किया 2009 में, 2009 में बच्चा वहाँ पे थोड़ा शांति बना हुआ है। अब बात आता है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में भी तो था ना, वहाँ भी तो इथनिक ग्रुप्स में वो बटे हुए थे लैंग्वेज के बेसिस पे, याद है ना, डच 59%, फ्रेंच 40%, यस वहाँ भी प्रॉब्लम था। लेकिन क्या बेल्जियम में भी सिविल वॉर हुआ, समझेंगे, वेट एंड वॉच। देखो एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम का समझदारी, समझ रहे हो, ये ना थोड़ा सा बेल्जियम जो है ना समझदार है, ठीक है, यहाँ के लोग समझदार हैं, यहाँ के लीडर्स समझदार हैं। देखो उन्होंने क्या किया, द बेल्जियन लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ, उन्होंने अलग रास्ता चुना, नहीं भैया हम सिविल वॉर नहीं करेंगे, ठीक है, हम नहीं लड़ेंगे। दे रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, उन्होंने समझा कि उनके देश में डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, रीजनल डिफरेंसेस है। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। अब बोलोगे सर अमेंडमेंट क्या होता है, समझो, अगर ना देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लैक्सिबल है ना बच्चा, फ्लैक्सिबल है ना, ऐसा तो नहीं ना कि कानून बन गए तो बन गए, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, सारे फंडामेंटल राइट्स थोड़ी है, समझ रहे हो। तो कुछ वो जो कानून है ना, अगर वो किसी एक को ग्रुप को प्रॉब्लम कर रहा है या कानून अब अभी के समय के लिए वो सही नहीं है, तो उसमें अमेंडमेंट होता है, सुधार होता है बच्चा, इंप्रूवमेंट होता है, उस कानून में सुधार किया जाता है। उन्होंने भी ऐसा ही किया, 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, किस लिए, ताकि लोग अच्छे से रह पाए। 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country, कंट्री में अच्छे से रह सके, उनके बीच में ना फ्रैटर्निटी हो, भाईचारा, ठीक है, दोस्त के ऐसा रहें, फ्रेंडशिप हो सभी लोगों में,
द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, दूसरे कंट्री से एकदम अलग था, इनोवेटिव था बच्चा, एकदम नया नया था। लिखा है हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। ठीक है, अब हम लोग ना सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। सेकेंड लेक्चर मैं लाऊंगा बहुत जल्द और उसमें पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।